नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। आज की इस कड़ी को शुरू करने से पहले आई विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी हिंदी डे। थोड़ा चौंक गए होंगे आज हिंदी प्रेमी। आज हिंदी दिवस और मैं आपको बधाई दे रहा हूँ अंग्रेजी में। ये आज का सच है, ये आज की रियलिटी है, ये आज का एक कड़वा सच है। देश में आज़ादी के 78 साल पूरे होने के बाद भी हिंदी को उसकी जगह नहीं मिल पाई। गांधी जी ने भी कहा था हिंदी के अलावा इस देश की और कोई राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। अब तो खैर ज़माना बदल गया है, हम गांधी जी की बातों को उतनी गंभीरता से लेना हम लोगों ने छोड़ दिया है। एक समय था गांधी जी ने कहा और देश ने मान लिया, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। बहुत सारे किंतु परंतु, बहुत सारी सीमाएं, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी रुकावटें, पता नहीं क्या क्या मजबूरियां गिनाई जाती है कि हिंदी को क्यों आज तक देश की राजभाषा तो बनाया गया लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। बहुत सारी मजबूरियां, खासतौर पर राजनीतिक मजबूरियां गिनाई जाती है, क्षेत्रवाद के संतुलन की बात की जाती है, और भी न जाने क्या क्या फसाने, क्या क्या बहाने और क्या क्या अफसाने देशवासियों को बताए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि हिंदी आज राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं है तो उसकी केवल एक ही वजह है, और वो वजह है दृढ़ संकल्प की कमी। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ तुर्की के बारे में, जिसे अंग्रेजी में टर्की कहा जाता है और आजकल उसे तुर्की के नाम से जाना जाता है। एक देश परंपरावादी तरीके से चल रहा था। उसी दौरान में एक युवा नायक वहां पर उभर कर आता है और ये युवा नायक आते ही बहुत कुछ बदल देता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क 1923 में वहां की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। 15 साल यानी 1938 तक वे तुर्की के राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। 1923 में वे राष्ट्रपति बने और उन्होंने एक छोटी सी लाइन के साथ एक आदेश निकाल दिया कि आज से तुर्की के सारे राजकार्य केवल और केवल टर्किश में किए जाएंगे, तुर्की भाषा में किए जाएंगे, और बस वहाँ पर टर्की वहाँ की राष्ट्रभाषा बन गई। हालांकि सच है, राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द वहाँ के संविधान में नहीं है, लेकिन ये काम आसान नहीं था। टर्की भी अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, वहाँ भी अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ की भी राजनीतिक मजबूरियाँ हैं। लेकिन कमाल पाशा जानते थे कि यदि किसी देश की एक राष्ट्रभाषा होगी तो फिर वे भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े रहेंगे, और इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने केवल एक लाइन का एक आदेश निकाला और वहीं से टर्किश तुर्की की राष्ट्रभाषा बन गई, राजकाज की भाषा बन गई। और हम ये काम आज 78 साल के बाद भी नहीं कर पाए हैं। रोना रोते हैं बहुत सारी बातों को। अब मेरे सामने कुछ लाइन है कमाल पाशा ने जो एक अपने भाषण के दौरान कही थी। मैं ये लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ और अपने देश के उन नेताओं के लिए ख़ास तौर पे पढ़ रहा हूँ जिनके पास दुनिया भर के बहाने हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अपने एक भाषण में तुर्की के इस राष्ट्रपति ने कहा था, द बॉन्ड बिटवीन नेशनल सेंटिमेंट एंड लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ए नेशन एंड ए रिच लैंग्वेज is the primary factor in the development of nation and national sentiments. The Turkish language is one of the richest language and it only needs to be work on consciously. यानी उन्होंने कहा कि किसी भी देश की भावनाओं को जोड़ने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है, और टर्किश एक मजबूत लैंग्वेज है, सबसे धनी भाषाओं में एक है।
इसीलिए आज से सारे कार्य टर्किश भाषा में होंगे। आसान नहीं था। ये वो समय था जब टर्किश को अरबी और दूसरी परंपरागत लिपियों में लिखा जाता था। अरबी के बहुत सारे शब्द उसमें थे जो बोलने में कठिन थे, जिनको समझना मुश्किल था। और यहाँ पर कमाल पाशा ने 1928 आते आते टर्किश के लिए एक आदेश निकाला कि अब टर्किश को अरबी में या दूसरी लिपियों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसे लैटिन लिपि में लिखा जाएगा। और उन्होंने एक भाषा सुधार अधिनियम जारी कर दिया और उसके बाद से टर्किश को सहज, सरल और सुगम्य यानी आसानी से समझने वाली भाषा में बदल दिया। और परिणाम ये निकला कि आज तक टर्किश तुर्की की राष्ट्र भाषा है। हिंदी में ऐसी क्या कमी है कि हिंदी को नहीं बनाया जा सकता है? हिंदी के बारे में दरअसल अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, अनुसंधान करें, शोध करें, तो हमें लगता नहीं है बल्कि इस बात को प्रमाणित किया गया है कि हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। ये अकेली भाषा है जिसको जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा भी जाता है। और ये गुण न अंग्रेजी में है, न उर्दू में है और न दूसरी भाषा में है। उसमें लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। इतना ही नहीं, हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली, लिखी और पढ़े जाने वाली भाषाओं में चीन की मुख्य भाषा मैंडरिन से दूसरे स्थान पर है। केवल मैंडरिन इससे ज़्यादा क्षेत्र में, इससे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। अंग्रेजी का स्थान भी इसके बाद आता है। इसकी भाषा, इसका शब्दकोश, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी लिखने की लिपि सब अपने आप में अद्भुत हैं, सब अपने आप में सुगठित हैं। इसका वाक्य विन्यास सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकती? सीमाएं हैं हिंदी की, मैं मानता हूँ, और हिंदी विद्वानों ने ही सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में मुझे लगता है हिंदी का नुकसान किया है। हम जब अड़ियल रुख अपनाते हैं तब कोई भी भाषा आगे नहीं बढ़ पाती है। कमाल पाशा ने यही किया। और अंग्रेजी यदि आज दुनिया भर में छाई हुई है, विश्व पटल पर छाई हुई है, तो उसकी मुख्य वजह है अंग्रेजी में लोच का होना। ब्रिटिश साम्राज्य के समय जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, तब भी अंग्रेजी ने लैटिन, फ्रेंच, अरबी, उर्दू, बहुत सारी भाषाओं के, ग्रीक, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को अपनाया, अपने काम में लाया। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं आज की भाषा में अंग्रेजी ने उस समय भी आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। और उसकी ये वजह निकली, उसका ये परिणाम निकला कि दुनिया भर में अंग्रेजी को सीमित वर्णमाला होते हुए, सीमित शब्दकोश होते हुए स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से क्या किया अंग्रेजी के लिए? उन्होंने अंग्रेजी को 3 चीज़ों से जोड़ा। ये 3 चीज़ें थी: सरकार, बाजार और रोजगार। किसी भी भाषा के विकास का आधार ये 3 चीज़ें होती हैं। सरकार जिस भाषा को संरक्षण देती है वो भाषा पनपने लगती है, आगे बढ़ जाती है। सरकारी कामकाज उस भाषा में होता है, इससे उसको प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी बात होती है, चूंकि वो सरकारी भाषा बन चुकी होती है, इसीलिए उस भाषा में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। यानी जिस भाषा को पढ़कर, लिखकर, समझकर, बोलकर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, वो भाषा अपने आप विकास करती है, आगे बढ़ती चली जाती है। और तीसरा है बाजार। बाजार उस भाषा को स्वीकार करता है जिसमें मुख सुख का नियम हो, जिसकी भाषा आसान हो, जिसको आराम से लोग समझ सकें, और वो भाषा विकास करती चली जाती है। अंग्रेजी ने यही किया, वो आगे बढ़ी, लेकिन हिंदी कहीं भी पीछे नहीं रही। भले ही संस्कृत निष्ठ हिंदी थोड़ी कठिन पड़ती है, हालांकि शुद्धता के मामले में संस्कृत निष्ठ हिंदी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हिंदी ने सारे विद्वानों को एक तरफ रखते हुए, उनके अहम भाव को एक तरफ करते हुए अपना विकास किया।
और हिंदी अपने आप, मैं फिर कहूँगा, सरकार की वजह से नहीं बल्कि बाजार की वजह से हिंदी घर घर में पहुँच गई। आज इसी का परिणाम है कि कितनी भी कंपनियां भारत में आती हैं, सारे विज्ञापन, अधिकांश विज्ञापन हिंदी में देती हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि अपनी बात अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचानी है तो फिर उस भाषा में अपनी बात कहनी पड़ेगी जिसमें वे समझ सकें, और हिंदी इसमें सक्षम है, समर्थ है। हिंदी तो समर्थ है, लेकिन हमने क्या किया? 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी दिवस घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, तो उसके चारों तरफ एक संजाल उसी समय बुन दिया गया। राजनीतिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, या कहिए राजनीतिक चीज़ों से, राजनीतिक विवादों से डरते हुए। और शायद आपको आश्चर्य होगा, आज भी भारत की प्रथम भाषा, पहली भाषा हिंदी नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं, उनमें भी अंग्रेजी यहाँ की पहली आधिकारिक भाषा है, आज की डेट में, आज की तिथि में भी। उदाहरण क्या है इसका? परीक्षा होती है कहीं, कोई भी अनुवाद आता है और उस अनुवाद में कोई संदेह होता है, कोई मुश्किल आती है, एक तरफ हिंदी का अनुवाद है या दूसरी भारतीय भाषाओं में उस बात को कहा गया है और एक तरफ इंग्लिश में, तो फिर अंग्रेजी के अनुवाद को ही प्रामाणिक माना जा रहा है आज भी। आइए एक बार फिर लौट चलते हैं। मैंने बात की थी कि 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, और इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा नहीं, बल्कि सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यदि हम इन 22 भाषाओं की सूची पर नजर डालें तो देखिए, इनमें अंग्रेजी है, असमी है, कश्मीरी है, डोगरी है, मणिपुरी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, पंजाबी है, गुजराती है, संस्कृत है, उर्दू है। इस तरीके से ये कुल 22 भाषाएं हैं और हिंदी इसमें चौथे 5वें स्थान पर आती है। तर्क ये दिया जाता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से एच जहाँ पर आता है वहाँ पर हिंदी को स्थान दिया गया है, जबकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में, सबसे ज़्यादा समझे जाने वाली भाषाओं में हमारा दूसरा स्थान है। भारत में भी हिंदी और बंगाली, ये 2 भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। और एक और मजे की बात, इन 22 भाषाओं जिनका जिक्र मैंने किया है, इनमें से 8 भाषाएं उस देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं जिसमें हिंदी को लिखा जाता है, जो हिंदी ने संस्कृत से लिखा। फिर भी हिंदी को उसकी जगह नहीं मिलती है। थोड़ा पलट कर देखिए, देश को कहा जाता है कि देश एक विविधताओं का गुलदस्ता है। बिल्कुल है साहब, और बस यहीं से इस गुलदस्ते में बहुत सारे कांटे छुपा कर रख दिए गए हैं। हिंदी भाषी कुछ प्रदेशों को छोड़ दें तो जितने भी दक्षिण के या उत्तर पूर्व के देश हैं, उत्तर पूर्व के प्रदेश हैं, वहाँ हिंदी का बड़ा विरोध है। तमिलनाडु में अन्नादुरई ने ये झंडा उठाया। महाराष्ट्र में आज भी शिवसेना, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हैं, चाहे राज ठाकरे हैं, और उनके साथ दूसरे मराठी नेता जिनमें शरद पवार भी शामिल हैं, हिंदी के पक्ष में बातें नहीं करते। कश्मीर वालों को कश्मीरी चाहिए, पंजाब वाले पंजाबी गुरमुखी के लिए अड़ जाते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी के लिए अड़ जाते हैं, गुजरात वाले गुजराती को चाहते हैं, मुस्लिम तबका उर्दू को आगे बढ़ाना चाहता है। फिर हिंदी का क्या होगा? ठीक है, विविधताएं हैं, लेकिन जिस पद की अधिकारिणी हिंदी है उसे वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है। आज 78 साल बाद भी यदि देश अपनी एक राष्ट्र भाषा खड़ी नहीं कर पाया तो उस देश को मैं एक समर्थ देश नहीं कहूँगा, बल्कि एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला देश कहा जाएगा। अपनी राष्ट्रभाषा होने के कितने फायदे हैं। जब हम अपनी राष्ट्रभाषा में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, एक स्वाभिमान की बात आती है, एक राष्ट्रभक्ति की बात आती है। हम अपनी भाषा में जब बात करते हैं उसको विदेशी लोग इतनी आसानी के साथ उसको नहीं समझ सकते। हमारे बहुत सारे रहस्य हम स्थानीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों में कह करके और अधिक सुरक्षित रख सकते हैं।
हमारी अपनी भाषा में हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारे पर्व, हमारे तीज त्योहार सब आगे बढ़ते हैं, सब समृद्ध होते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं उत्तर भारत के अलावा भी कई राज्यों में गया तो मैंने देखा आम आदमी में वहाँ हिंदी के प्रति कहीं भी कोई भी वैमनस्य का भाव नहीं है। दरअसल असली चीज है राजनीतिक स्वार्थ। वहाँ के लोगों को इस प्रकार से भड़काया जाता है कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया तो फिर हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग नौकरियों में हावी हो जाएंगे, वे प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, वे आपके ऊपर राज करेंगे। और ये बात आसानी से, यानी रोजगार की बात आसानी से आम आदमी की समझ में आ जाती है। इसलिए भी आज 78 साल बाद भी हिंदी को उसका अधिकार नहीं मिल पाया है। इतना सारा कहा जा सकता है आज के दिन में जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं तीर तर्कश के दर्शकों से पूछना चाहूँगा, उनकी राय चाहूँगा कि क्या हिंदी के अलावा और कोई सी ऐसी समर्थ भाषा भारत में, हिंदुस्तान में, आर्यव्रत में है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन कि बिना राष्ट्रभाषा के एक राष्ट्र गूंगा होता है गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। तो आज से ही हिंदी प्रेमियों से, राष्ट्र प्रेमियों से, जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, मैं अपील करना चाहूँगा, आप लोग खड़े होइए, हिंदी के पक्ष में आइए, हिंदी अपनाइए, हिंदी लिखिए, हिंदी पढ़िए और हिंदी को आगे बढ़ाइए। बस ज़रूरत है केवल एक दृढ़ संकल्प की, ज़रूरत है अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को सचमुच में राष्ट्रभाषा दर्जा दिलाने के लिए आगे बढ़कर एक इनिशिएटिव लेने की। तभी कहीं जाकर के हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में आगे आ पाएगी। और जिस दिन हिंदी सही मायने में राष्ट्रभाषा बन जाएगी, उस दिन सचमुच में भारत हिंदुस्तान हो जाएगा। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। गुजारिश रहेगी आपसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए। घनश्याम बादल को दीजिए विदा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।